Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our new series of class 12 Macroeconomics. और इस सीरीज में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 8th चैप्टर, दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज शॉर्ट रन एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम? शॉर्ट रन का मतलब होता है ऐसा टाइम पीरियड जहां पे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है। दैट मीन्स यू कैन चेंज योर आउटपुट ओनली विद द एम्प्लॉयमेंट। अब इसको समझे अगर, तो आउटपुट को चेंज करने के लिए दो चीजों को चेंज करना जरूरी होता है। या आउटपुट को चेंज आप कर सकते हो विद द टू थिंग्स, या तो आप टेक्नोलॉजी बदल दो, मशीनरीज नहीं लगवा दो, या तो फिर आप और लेबर्स लेकर आओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक फैक्ट्री है जहाँ पे एक मशीन है और वहाँ पे 5 लेबर काम करते हैं, ये सब लोग पूरा अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके भी दिन का 500 यूनिट ही बना पाते हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं आउटपुट को और बढ़ाऊं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं नई टेक्नोलॉजी लेकर आऊं, एक और मशीन ले लूं, या फिर मैं 3-4 लेबर्स को और हायर कर दूं। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां पे आप टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते, जहां पे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। तो दैट इज यू कैन चेंज योर आउटपुट ओनली विद द एम्प्लॉयमेंट। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझें अगर, तो मान लीजिए अगर मेरी फैक्ट्री है और अभी मेरी जो डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की वो बढ़ती जा रही है। तो इनिशियली मेरे प्रोडक्ट की डिमांड होती थी कि एक महीने में 1000 यूनिट बिकती थी और मैं उतना बना ले रही हूँ। लेकिन इस महीने क्या हुआ कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड हो गई है 1100 या 1200। अभी एक महीने की डिमांड अगर बढ़ी है तो क्या मैं तुरंत नई मशीन ले आऊंगी? मशीन में तो लाखों का खर्चा लगता है, 10-20 लाख रुपए की मशीन होगी वो। तो एक महीने में सेल्स बढ़ने की वजह से मैं एक नई मशीन नहीं ले आती हूँ। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में वेट करूंगी। फिर मैं देखूंगी अगर हर महीने मेरी डिमांड अब ज्यादा होती जा रही है, तब जाके मैं नई मशीनें लेकर आऊंगी। तो कभी भी टेक्नोलॉजी को इंस्टेंटली चेंज नहीं किया जाता है। तो वो टाइम पीरियड जब तक आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, आप अपना आउटपुट बढ़ा रहे हो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से, लेबर्स एक्स्ट्रा लगाकर आप अपना आउटपुट बढ़ा रहे हो, दैट इज शॉर्ट रन। तो अगर अगेन हम इसे समराइज करें, तो शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां पर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। दैट इज आप अपने आउटपुट को सिर्फ तभी बढ़ा सकते हो जब आप अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओगे। और उस केस में क्योंकि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तो देयर विल बी 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब अगर आप एम्प्लॉयमेंट को डबल कर दोगे तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट को हाफ कर दोगे तो आउटपुट भी हाफ हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपने एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस करोगे, उतना ही चेंज आपको आउटपुट में भी देखने के लिए मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट जहां पर या तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल होनी चाहिए एग्रीगेट सप्लाई की, या फिर सेविंग्स इक्वल होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। ना इसका क्या लॉजिक है, ये क्या होता है, इसे हम डीपली स्टडी करेंगे आगे। तो इक्विलिब्रियम का पहला अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का अप्रोच, जो कि ज्यादा कॉमन भी है। ना अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम डिफाइंड विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, तो आपको क्या करना क्या है, आपको पहले डिफाइन करना है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, और फिर आना है व्हाट इज इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? It is the expenditure on all the goods and services that all the consumers are planning to incur in an accounting year with respect to income. अपने इनकम का ध्यान में रखते हुए एक साल के अंदर सारे कंज्यूमर्स मिलकर सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर जितना खर्चा करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो सारे कंज्यूमर्स मतलब सिर्फ मैं या सिर्फ आप नहीं, पूरी कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, सारे के सारे जितना सामान खरीदना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। और ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है सिर्फ पेन, पेंसिल, कॉपी, इरेजर, खाना, इन सब की बात नहीं हो रही है। सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी कंट्री में बनते हैं, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर सारे कंज्यूमर मिलकर जितना खर्चा करना चाहते हैं एक साल के अंदर अपने इनकम को ध्यान में रखते हुए, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। जबकि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? It is the total flow of all the goods and services that all the producers are planning to produce in an accounting year with respect to income. अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए एक साल के अंदर सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर सारे गुड्स एंड सर्विसेज को जितना बेचना चाहते हैं, वो होता है एग्रीगेट सप्लाई। तो सारे कंज्यूमर मिलकर सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर जितना खर्चा करना चाहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर सारे गुड्स एंड सर्विसेज को जितना बेचना चाहते हैं, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। सो नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम?
इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इसे डिफाइन करने के बाद आप बनाएंगे एक शेड्यूल जहां पर एक तरफ आप दिखाएंगे इनकम, इनकम का मतलब ये क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरी तरफ आपको दिखाना है क्योंकि एडी और एडी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो। तो पहले आप इनकम से शुरू करेंगे। इनकम स्टार्ट होती है फ्रॉम जीरो जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हो, और उसके बाद वो बढ़ती जाएगी 100, 200, 300 एंड 400। कंजम्पशन कैसे बिहेव करता है, जब आपका इनकम जीरो है तब कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आप बेसिक सर्वाइवल के लिए कंज्यूम कर ही रहे होंगे। तो जिंदा रहने के लिए बेसिक आपको कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट होता है कांस्टेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट मतलब टेक्नोलॉजी बदलती नहीं है, तो स्टार्टिंग में अगर ये 60 थी तो ये एंड तक 60 ही रहेगा। अब एडी कैसे निकलेगा, एडी इज द सम ऑफ सी प्लस आई, हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इन टू सेक्टर इकोनॉमी, सी प्लस आई। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा एग्रीगेट डिमांड। तो कंजम्पशन 40, इन्वेस्टमेंट 60, तो एग्रीगेट डिमांड 100। सिमिलरली 120 प्लस 60 180, 200 प्लस 60 260, 240 प्लस 60 300 एंड सो ऑन। तो आपको मैच क्या करना है, इक्विलिब्रियम पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल होना चाहिए एग्रीगेट सप्लाई के। और ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीगेट सप्लाई और कुछ नहीं बल्कि इनकम ही होती है। तो यहाँ पर जहाँ पे हमारी इनकम भी इक्वल हो और एग्रीगेट डिमांड भी इक्वल हो, ये वाला जो स्टेट है ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम का, वेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर इक्वल एंड 300। ओके, इसके बाद हम बताएंगे कर्व। जब हम कर्व बनाएंगे तो एएस का कर्व या इनकम का कर्व जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब जब इंसान बेरोजगार होगा, कुछ भी नहीं कमाएगा, और उसके बाद ही ऊपर को जाएगा, उसके बाद उसकी इनकम बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड का कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि बेसिक सर्वाइवल आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं भी कमा रहे हो तो जिंदा रहने के लिए बेसिक कुछ ना कुछ आपको कंजम्पशन करना पड़ेगा, इसलिए एग्रीगेट डिमांड थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है। इसके बाद जैसे इनकम बढ़ती है एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है, पर उस उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से इनकम बढ़ रही है। तो ये ऊपर जाएगा लेकिन बिल्कुल पैरेलल नहीं जाएगा, उसको इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, और जहां पे ये आपका एग्रीगेट डिमांड इनकम को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का। ओके, तो क्वेश्चन अगर आए व्हाट इज इक्विलिब्रियम डिफाइंड विद एडीएएस अप्रोच, तो एडीएएस की डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम का पॉइंट, फिर एक शेड्यूल और एक कर्व आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी शेड्यूल में जरूरी नहीं है कि आप ये चारों चीजें दिखाएं, आप चाहें तो एक शॉर्ट शेड्यूल बना के दिखा सकते हैं जहां पे सिर्फ एक तरफ आपकी इनकम मतलब एएस रहेगा और दूसरी तरफ आपका एडी रहेगा। तो एक तरफ आपकी इनकम और दूसरी तरफ हमारा एडी। इनकम आपका 0, 100, 200, अरे 300 और 400। एडी हमारा कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, तो फॉर एग्जाम्पल ये 40, देन 120, देन 200, 300, सॉरी 200, 240 एंड 340, दिस इज 200। आप सिर्फ इतना ही शेड्यूल बना के दिखा सकते हो जहां पे इनकम या मतलब एएस और एडी जहां पे इक्वल होगा, ये पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम का। तो अगर आपको ये चारों कॉलम्स याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये याद नहीं रहता तो आप शॉर्ट शेड्यूल बना सकते हैं जिसके एक तरफ एएस या इनकम रहेगी और दूसरी तरफ एडी रहेगा, देन कर्व एंड दैट्स इट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सिर्फ एडी जब इक्वल हो एएस के यही इक्विलिब्रियम क्यों होता है, इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुइटेबल एंड प्रॉफिटेबल सिचुएशन होती है। यहाँ पर एक कंट्री में सारे कंज्यूमर्स को जितना सामान चाहिए एग्जैक्टली उतना ही सामान सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर बेचना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक साल के अंदर सारे कंज्यूमर मिलकर अगर 100 करोड़ का सामान डिमांड कर रहे हैं तो सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर 100 करोड़ का सामान ही बेच रहे हैं। ये प्रॉफिटेबल सिचुएशन इसलिए है क्योंकि इस कंडीशन में ना तो कोई कंज्यूमर ऐसा रह जाएगा जिसे सामान चाहिए था पर मिला नहीं, और ना ही कोई प्रोड्यूसर ऐसा रह जाएगा जिसे सामान बेचना था पर बिक नहीं पाया। तो एग्जैक्टली उन्हें जितना बेचना है वो पूरा बिक रहा है और इन्हें जितना चाहिए वो पूरा इनको मिल रहा है, तो इसलिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। क्या होगा अगर वो इक्विलिब्रियम ना हो, तो अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं है तो या तो एडी ज्यादा होगा एएस के या फिर एएस ज्यादा होगा एडी के, और दोनों ही कुछ ना कुछ तरीके के लॉस करवाएंगे। अब कौन से लॉस करवाएंगे, जब एडी आपका ज्यादा है एएस से, दैट मीन्स जो कंज्यूमर्स हैं
वो ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं पर प्रोड्यूसर्स के पास उतना सामान है ही नहीं। तो सारे कंज्यूमर्स मिलकर 120 करोड़ का सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर्स के पास है ही सिर्फ 100 करोड़ का सामान। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कुछ कंज्यूमर्स ऐसे रह जाएंगे जिनको सामान चाहिए था पर उन्हें मिल नहीं पाया। ओके, तो इसकी वजह से आपके प्रोड्यूसर्स को फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। अगर किसी तरीके से वो 120 करोड़ का सामान बना पाते तो वो सबकी डिमांड को फुलफिल करके प्रॉफिट कमा पाते, लेकिन क्योंकि वो उतना सामान बना ही नहीं पाए तो उन्हें एक लॉस फेस करना पड़ेगा, एंड दैट इज लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। लोगों की डिमांड पूरी ना कर पाने की वजह से उन्हें लॉस हो जाएगा, उसे कहते हैं लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। अब इसे एडजस्ट कैसे करेंगे? अभी हम यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी की सुनता नहीं है, वो अपने हिसाब से चेंज होता है। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई फॉलो करता है एग्रीगेट डिमांड को। तो कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम करेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, जबकि सप्लाई के चेंज होने की वजह से डिमांड अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो अगर ये सिचुएशन है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो एडजस्ट कौन करेगा? एग्रीगेट सप्लाई करेगा। तो अभी इसमें क्या होगा, अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो अब प्रोड्यूसर्स पूरी कोशिश करेंगे और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, और ये तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये बढ़कर 120 करोड़ मतलब उतना नहीं हो जाता जितना की एग्रीगेट डिमांड है। तो इन दिस सिचुएशन सप्लाई नीड टू बी रेज टू मैच विद एग्रीगेट डिमांड। इस सिचुएशन पे सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा टू मैच विद द एग्रीगेट डिमांड, और ये कैसे होगा? बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट। तो इट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट। फिर हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो और एग्रीगेट डिमांड कम हो। इसका मतलब इस बार जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे लोग मिलकर 120 करोड़ का सामान बेचना चाह रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को खरीदना ही सिर्फ 100 करोड़ का सामान है, उन्हें खरीदना ही नहीं है ज्यादा। तो अभी प्रोड्यूसर्स मिलकर 120 करोड़ का सामान बेच रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को वो खरीदना ही नहीं है, वो सिर्फ 100 करोड़ का सामान खरीद रहे हैं। तो इसकी वजह से दोबारा से उन्हें लॉस फेस करना पड़ेगा, और इस लॉस का नाम क्या होगा? लॉस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक या लॉस ऑफ अनवांटेड स्टॉक। अब इन्होंने 20 करोड़ का सामान ज्यादा बना दिया है जो बिक ही नहीं रहा है, और अगर वो नहीं बिकेगा तो लॉस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक होगा। अगर ये लॉस हुआ तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? अगेन डिमांड अपनी जगह से हिलता नहीं है, सप्लाई को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई है, डिमांड कम रह गई है, तो अब सप्लाई को नीचे आना पड़ेगा। तो इन दिस सिचुएशन सप्लाई नीड्स टू बी रिड्यूस टू मैच विद द एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई को कम होना पड़ेगा ताकि वो एग्रीगेट डिमांड से मैच कर सके। अभी एग्रीगेट सप्लाई को कम कैसे करेंगे? बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अपने प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट को कम करके आप ये काम कर सकते हो। ओके, तो दैट्स इट फॉर द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अभी इसी का ही दूसरा अप्रोच आता है, अल्टरनेटिव अप्रोच, दैट इज सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये आया कहां से? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का तो फिर भी समझ में आता है, व्हाई इज इट कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए? क्योंकि इसका ओरिजिन भी एडीएएस से ही हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एडी एंड एएस। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से कैसे ओरिजिनेट होता है वो आपको समझाना है। तो हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल होता है। हमें ये भी पता है कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दो अलग चीजें नहीं है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम एक ही चीज होती है, ऑलरेडी हम ये लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। अभी एडी के हमें पता है कि इन टू सेक्टर इकोनॉमी एडी के दो सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड जो खर्चा करता है उसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म जो खर्चा करता है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन शॉर्ट, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। और इनकम क्या है, किसके इक्वल होता है? सी प्लस एस के। क्या है ये सी प्लस एस? जो भी पैसा आप कमा रहे हो या तो आप उसमें से खर्च करते हो या तो आप उसे बचा कर रखते हो, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो मान लीजिए अगर मैंने महीने के 50,000 रुपए कमाए, उसमें से मैंने 40,000 खर्च कर दिए, तो मैंने सेव कितना किया होगा? 10,000 रुपए। वहीं अगर मैंने महीने के 50,000 कमाए और मैं आपसे कहूँ मैंने 20,000 सेव करके रखे हैं, तो खर्च कितना किया होगा? 30,000 रुपए। तो यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। अभी अगर आप दोनों साइड पे देखें तो कंजम्पशन इज कॉमन, तो कंजम्पशन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास लास्ट में बचेगा क्या? आई इक्वल्स टू एस या फिर एस इक्वल्स टू आई, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आप दोबारा देखेंगे एडी एएस के इक्वल है, एएस की जगह हम वाई लिख सकते हैं,
एडी के दो कंपोनेंट होते हैं सी प्लस आई, इनकम के दो कंपोनेंट्स होते हैं सी प्लस एस। सी अगर कैंसिल हो जाए तो आपके पास बचेगा आई इक्वल्स टू एस। सो नेक्स्ट अगर आपसे बोला जाए एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम विथ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो अगेन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे? पहले आपको सेविंग को डिफाइन करना है, फिर इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करना है, और फिर बताना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा। अगेन उसके लिए आपको शेड्यूल बना के दिखाना पड़ेगा और कर्व बना के दिखाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सेविंग? तो सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। सेविंग और कुछ नहीं है, बस आपकी इनकम का एक पार्ट है जो आपने खर्च नहीं किया। तो अगर मैंने कमाया 50,000 और मैंने उसमें से 30,000 खर्च कर दिया, 20,000 रह गया मेरे पास जिसे मैंने खर्च नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा? सेविंग। तो इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड या विच इज नॉट स्पेंडेड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनकम which is expended on such assets which further increase the production of goods and services. इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने इनकम का ऐसा पार्ट जो आप ऐसे एसेट को खरीदने में खर्च कर रहे हो जो आपके प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो मैंने 50,000 कमाया था, इसमें से मैंने क्या किया? 20,000 की या 30,000 की कोई मशीन ले आया। अब उससे क्या होगा कि ये मशीन मेरे प्रोडक्शन में और ज्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट। तो इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंडेड इन सच एसेट्स which further increase the production. अभी ये दोनों तो क्लियर है, बट अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? तो इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। नाउ अगेन शेड्यूल बना के दिखाएंगे। तो एक तरफ हमारी इनकम रहेगी सेम, फिर हमारा कंजम्पशन रहेगा। अभी क्योंकि कंजम्पशन और इनकम दोनों है तो उससे हम सेविंग निकाल सकते हैं और हमें इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा। अभी इनकम 0 से स्टार्ट होता है, 0, 100, 200, 300 एंड सो ऑन। कंजम्पशन कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है। एट 0 लेवल ऑफ इनकम कुछ ना कुछ तो आप मिनिमम कंज्यूम करते ही हो, दैट इज नोन एज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसके बाद जब आपकी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है? सेविंग। तो जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो और आप 40 रुपए खर्च कर रहे हो, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा होगा? आप अपनी सेविंग से निकाल रहे होगे, डिस सेविंग कर रहे होगे। अगेन अगर आपने 100 रुपए कमाया और आपने 120 रुपए खर्च किया, तो आपने डिस सेविंग की है, माइनस मतलब 20 की डिस सेविंग की है। आपने 200 कमाया, 200 ही खर्च कर दिया, तो सेविंग कुछ भी नहीं हुई। 300 कमाया, 240 खर्च किया, तो 60 की सेविंग एंड सो ऑन। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट लेंगे, और इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या है? टेक्नोलॉजी। और क्योंकि शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तो एक स्टार्टिंग में आप जो पॉइंट लेंगे वही हर बार रहेगा। तो स्टार्टिंग में अगर 20 लिया है तो वो कांस्टेंट रहेगा, 20 ही रहेगा। स्टार्टिंग में अगर 60 लिया है तो वो कांस्टेंट रहेगा। अभी इस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? जहां पे सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। नाउ सेविंग और इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पे इक्वल दिख रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, सो लास्ट कर्व। जब हम कर्व की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सेविंग का कर्व होता है वो 0 से नहीं स्टार्ट होता, ना ही ऊपर से स्टार्ट होता है, बल्कि ये नीचे से, नेगेटिव से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब जीरो इनकम आपकी 0 होती है तब आप कुछ ना कुछ तो खर्चा करते ही हैं बेसिक सर्वाइवल के लिए, तो उस टाइम पे आपकी सेविंग्स नेगेटिव होती हैं, और उसके बाद फिर वो इंक्रीज होती जाती हैं, तो ये ऊपर आता हुआ दिखेगा। इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, मिनिमम लेवल कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट रहेगा ही, और उसके बाद ये कांस्टेंट रहता है। वो पॉइंट जहां पे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। और ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ ये चीज, लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी काफी अच्छे से समझ चुके थे। इसके एक्स एक्सिस में हमेशा इनकम या फिर जीडीपी रहती है, और वाई एक्सिस पे जो आप दिखा रहे हैं, जैसे इस केस में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रहेगा। ओके, और इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? जहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल है। आगे बढ़ते हैं कि वाई ऐसा क्यों है कि सिर्फ जहां पे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है वही पॉइंट ही इक्विलिब्रियम होता है, इसके अलावा कोई पॉइंट इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो या तो सेविंग्स विल बी मोर देन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट विल बी मोर देन सेविंग, और दोनों ही कंडीशन में कोई ना कोई लॉस होगा ही। अब कौन सा लॉस है? अगर आपकी सेविंग्स ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपकी सेविंग्स ज्यादा है, तो किसी भी इकोनॉमी में अगर लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं तो डिमांड, खर्चा कम कर रहे होंगे, क्योंकि इनकम से आप दो ही चीजें कर सकते हो, या तो खर्चा या तो सेविंग। अगर आप ज्यादा सेविंग कर रहे हो दैट मीन्स आपका अपनी डिमांड या अपने खर्चे को कम करते जा रहे हो। तो अगर डिमांड कम होती जाएगी और आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, मतलब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ अनसोल्ड या अनवांटेड स्टॉक।
ओके, लॉस ऑफ अनसोल्ड या अनवांटेड स्टॉक। अभी प्रोड्यूसर के पास ऐसा काफी सारा स्टॉक बच जाएगा जो वो बेच नहीं पाएगा, तो उसे बेचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। एएस नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, और वो कैसे कम करेगा, प्रोडक्शन को कम करके और एम्प्लॉयमेंट को कम करके। तो प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट को उसे कम करना पड़ेगा, ये उसका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हो अगर सेविंग्स कम हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। तो अगर सेविंग्स कम है, इसका मतलब क्या है कि लोग बहुत कम बचत कर रहे हैं। तो अगर सेविंग कम कर रहे हैं तो खर्चा और डिमांड ज्यादा कर रहे होंगे। अभी अगर डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम है, तो कुछ कंज्यूमर ऐसे रह जाएंगे जिनको उनके प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो कौन सा लॉस होगा, लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स रह जाएंगे जिनको उनका सामान नहीं मिल पाएगा, लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। अभी अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नीचे है, तो एडजस्ट कैसे होगा, डिमांड तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, सप्लाई को एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड सप्लाई नीड्स टू बी इंक्रीज। तो इन दिस करेक्शन, टू करेक्ट दिस, एएस विल बी इंक्रीज्ड। और एएस को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और हमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो दैट वाज द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो हमेशा वो आपसे ये भी पूछता है कि क्या हो अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से। तो एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा एग्रीगेट सप्लाई से, तो लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो एग्रीगेट डिमांड से, तो लॉस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अगर सेविंग ज्यादा हो गई है इन्वेस्टमेंट से, तो लॉस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई है सेविंग से, तो फिर लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है, बेतुकी लग सकती है पर हो सकता है आपको याद रहे। जहां जहां पर एस आ रहा है वहां पे अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा। तो अनसोल्ड स्टॉक से आपको याद रखना है। तो जहां जहां पे एस वाला टर्म ज्यादा हो रहा है वहां पे अनसोल्ड स्टॉक, और बाकी में अनफुलफिल्ड डिमांड। तो अगर एग्रीगेट डिमांड या फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, और जहां पे एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग ज्यादा है वहां पे लॉस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ओके, और सब में ही मैकेनिज्म में क्या होगा, अगर डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, अगर डिमांड कम है तो सप्लाई को कम करना पड़ेगा। वहीं अगर सेविंग्स ज्यादा है, सेविंग्स ज्यादा है तो मतलब डिमांड कम हो रही होगी तो सप्लाई को भी कम करना पड़ेगा, और अगर सेविंग्स कम है मतलब डिमांड ज्यादा हो रही होगी तो सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। हर एक चीज में सप्लाई ही एडजस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एक्स आंटे और एक्स पोस्ट। एक्स आंटे क्वांटिटीज का मतलब होता है डिजायर्ड और प्लान्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अभी मैं एक्स आंटे के आगे कोई भी वर्ड लगा दूं, जैसे कि एक्स आंटे सेविंग्स। एक्स आंटे सेविंग्स का मतलब होता है पार्ट ऑफ इनकम्स विच द कंज्यूमर्स आर नॉट विलिंग टू स्पेंड। ये नहीं कि वो खर्च कर नहीं रहे हैं, वो खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो ये वो सेविंग्स हैं जो हाउस होल्ड करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, तो सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विलिंग टू इन्वेस्ट इज नोन एज एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स आंटे डिमांड, सारे कंज्यूमर्स मिलकर जितनी क्वांटिटीज खरीदना चाहते हैं। एक्स आंटे सप्लाई, सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर जितनी क्वांटिटीज बेचना चाहते हैं वो एक्स आंटे है। जबकि एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटीज जो आप बेच रहे हैं या फिर सेविंग कर रहे हैं एक्सेट्रा। तो अगर मैं आपसे कहूं एक्स पोस्ट सेविंग, मतलब सारे कंज्यूमर्स मिलकर जितना पैसा बचा रहे हैं, चाहते नहीं है बचा रहे हैं, तो एक्चुअली वो जितना बचा रहे हैं वो एक्स पोस्ट सेविंग। एक्चुअली प्रोड्यूसर जितना इन्वेस्ट कर रहा है वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली सारे कंज्यूमर्स मिलकर जितनी क्वांटिटीज खरीद रहे हैं, एग्रीगेट एक्स आंटे एग्रीगेट एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड। सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर जितनी क्वांटिटीज बेच रहे हैं, एक्स पोस्ट सप्लाई। और अगर वो खरीदना चाहते हैं मतलब विलिंग वाली बात आ रही है, तो उसमें एक्स आंटे लगता है, और एक्चुअल क्वांटिटीज की बात चल रही है तो एक्स पोस्ट लगता है। अभी व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के तीन अजम्पशंस होते हैं, तीन चीजें हम मान के चलते हैं। पहला ये शॉर्ट पीरियड एनालिसिस है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट ही रहेगी। यहाँ पे गलती से भी इन्वेस्टमेंट को या फिर मशीनरी को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी विल बी कांस्टेंट। दूसरा असम्पशन है कि देयर विल बी अ टू सेक्टर इकोनॉमी। ऑल्दो एग्रीगेट डिमांड में 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड जो खर्चा करती है उसे कंजम्पशन कहते हैं, फर्म जो खर्चा करती है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्सटर्नल सेक्टर में होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। तो कायदे से जो एग्रीगेट डिमांड होता है इट्स इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी सिर्फ 2 सेक्टर की बात चल रही है, तो 2 सेक्टर में कौन से 2 सेक्टर हो जाएंगे, हाउस होल्ड और फर्म।
तो इन दैट केस AD विल बी इक्वल टू C+I ओनली। यहाँ पे गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर एंट्री नहीं करता है, ठीक है। तो ओनली हाउसहोल्ड एंड फर्म सेक्टर विल बी देयर, तो यहाँ पे सिर्फ C+I होगा। तीसरा और लास्ट है कि AS इज परफेक्टली इलास्टिक। AS इज परफेक्टली इलास्टिक मतलब जहां जहां डिमांड जाएगा AS इसको फॉलो करेगा ही। डिमांड अगर ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड अगर कम है तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो इट कैन एडजस्ट इटसेल्फ, कौन? सप्लाई कैन एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द AD, दैट इज इफ देयर इज एक्सेस। और ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास एक्सेस कैपेसिटी हो। जब जब डिमांड बढ़ेगी AS इसे फॉलो कर ही लेगा, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी है ज्यादा बनाने की। जब भी एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो AS भी कम हो जाएगा। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम के बाद शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी बदल सकता है? तो अगर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में हमने कर्व देखा जहां पे नीचे रहता है GDP और इनकम, और यहाँ पर रहता है एग्रीगेट डिमांड। इनकम का कर्व 0 से स्टार्ट होता है, ऊपर को जाता है। एग्रीगेट डिमांड का कर्व 0 से स्टार्ट नहीं होता, कुछ मिनिमम लेवल रहेगा और फिर इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। जहां पे दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ये होता है इक्विलिब्रियम। अब वो कह रहा है कि क्या ये इक्विलिब्रियम कभी शिफ्ट कर सकता है क्या? तो ये तब शिफ्ट करेगा जब एक अजम्पशन फॉल्स हो जाएगा। तो हमने जो अजम्पशन किए 3 कि शॉर्ट रन होना चाहिए, आपका AS परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए, 2 सेकंड होने चाहिए, इसमें से जो पहला वाला अजम्पशन था कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए, जब ये अजम्पशन हट जाएगा तो ये शिफ्ट कर जाएगा। और उस अजम्पशन के हटने का मतलब क्या है कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट नहीं रहेगी, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा। ओके, ना ऐसा क्यों है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में क्या आता है? C+I। C+I में जो I था वो अभी तक क्या था? कांस्टेंट था। अभी अगर आप I को बढ़ा दोगे तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड अगर पहले यहां से स्टार्ट हो रहा था तो अब यहां से स्टार्ट होगा और ये उसके पैरेलली जाएगा। तो ये जो है वो शिफ्ट आया है, शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम। अब शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम मतलब पहले जब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड था तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था। अभी जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो AD कब ऊपर शिफ्ट हो गया, तो उसकी वजह से अब जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये है। तो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम कब आता है? जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। जब आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे तो AD कब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब जब AD कब ऊपर शिफ्ट हो गया तो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ इससे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पहले वापस से इस कर्व में जाते हैं। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि जब हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट को यहाँ से यहाँ लेकर गए, मतलब इतना चेंज किया, तो हमारी जो इनकम है, पहले यहाँ था इक्विलिब्रियम पॉइंट तो इनकम यहाँ हो रही थी, अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है तो इनकम कुछ यहाँ आएगी। तो हमने देखा कि जब हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया तो हमारी इनकम भी चेंज हुई है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है वो कंपेरेटिवली कम चेंज आया है, और इनकम में जो चेंज आ गया वो कंपेरेटिवली ज्यादा चेंज आ गया है। इसको अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो वो ये है कि जब भी कोई फर्म अपने दुकान में इन्वेस्टमेंट करती है तो इनकम बढ़ती है। तो जब भी आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा लगाते हो, तो आपकी इनकम बढ़ती है, और आपकी जो इनकम है वो उतनी नहीं बढ़ती जितने से आपने इन्वेस्टमेंट किया, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ती है। तो मैंने अगर अपनी दुकान में 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो हो सकता है मेरी जो इनकम है वो 30,000 40,000 से बढ़े। तो जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है उसका इम्पैक्ट आपकी इनकम पे दिखता है, इनकम भी बढ़ती है, पर इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ती है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन इनकम एक्सीड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने की वजह से आपकी इनकम कितने गुना बढ़ी है वो आपका है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, द रेट एट विच इनकम इंक्रीजेस इज मोर देन द रेट एट विच इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। जिस रेट से आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो उससे ज्यादा रेट से आपकी इनकम बढ़ती है, इसे ही कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मान लीजिए अगर मैंने आपकी इन्वेस्टमेंट को 20,000 से बढ़ाया, जिसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो 40,000 से बढ़ गई। ठीक है, तो कितने गुना बढ़ी है? 2 गुना बढ़ी। तो ये 2 क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो कितने गुना ज्यादा आपकी इनकम बढ़ रही है देन विद रिस्पेक्ट टू योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इस मल्टीप्लायर को आप डिनोट करते हो विद द लेटर स्मॉल के, नॉट कैपिटल के, स्मॉल के। अभी इसको निकालने के आपके 3 फॉर्मूलाज होंगे जो आपकी अलग अलग न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। पहला आप निकाल सकते हो इसको चेंज इन y अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट करके, जो हमने अभी किया।
तो अगर मैंने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वजह से 40,000 की इनकम बढ़ी है, तो इनकम कितने से बढ़ी है? 40,000 से, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा है? 20,000 से। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, दैट इज मल्टीप्लायर। तो k कैन बी नोन बाय द चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। दूसरा हमारा आता है कि एक और एग्जांपल है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट ये मल्टीप्लायर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेविंग। अगर एक किसी इकोनॉमी में लोग बचत ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब डिमांड नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो मंदी की तरफ जा रही है, ऐसी इकोनॉमी में मल्टीप्लायर काफी कम होता है। जैसे कोरोना टाइम पीरियड है, जहाँ पे लोग बचत कर रहे हैं, ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम पीरियड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी इनकम में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर सेविंग ज्यादा होती है तो मल्टीप्लायर कम हो जाता है। और क्योंकि मल्टीप्लायर और सेविंग का आपस में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इसकी वजह से k इक्वल्स टू MPS भी होता है। नाउ व्हाट इज MPS? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हमने ऑलरेडी इसके बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, लेकिन दोबारा से हम इसको शॉर्ट में कवर करते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बताता है कि आपकी अगर इनकम बढ़ जाती है या चेंज होती है तो उसके रिस्पेक्ट में आप अपने कंजम्पशन को कितना बढ़ाएंगे। तो पिछले महीने तक अगर मैं 40,000 रुपए महीना कमा रही थी, इस महीने में 50,000 रुपए महीना कमा रही हूँ, तो एक्स्ट्रा मैंने कितना कमाया? पिछले महीने 40 कमा रही थी, इस महीने 50 कमा रही हूँ, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया? 10,000। इस 10,000 में से मैंने एक्स्ट्रा कितना खर्चा कर रही हूँ, उसका और इसका रेशियो होता है MPC। तो ये बताता है कि एक्स्ट्रा इनकम में से आपने कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया। ठीक, सॉरी, कितना एक्स्ट्रा सेव की बात करना, तो कितना एक्स्ट्रा सेव किया। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बताता है कितना आपने इनकम में से सेव किया, चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंजम्पशन। मतलब अगर किसी इकोनॉमी में ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में तेजी है, तो उस कंडीशन में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ती है। तो इसकी वजह से इनके बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। इसलिए हम कह सकते हैं k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो k की वैल्यू आप तीनों फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, 1 अपॉन MPS और 1 अपॉन 1 माइनस MPC, जिसे हम न्यूमेरिकल्स में भी जब पुट करके देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक जो अभी रिसेंटली CBSE का थोड़ा सा फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, वो है रिलेशन बिटवीन द MPC एंड K, या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म बताइए विद सम न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो अपने मन से आपको कोई भी न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना है और ये मल्टीप्लायर मैकेनिज्म समझाना है। ओके, इसके लिए आप 5 कॉलम्स बनाएंगे। पहले में आप सिर्फ राउंड्स लिखेंगे, और अगर वो आपको CBSE खुद से न्यूमेरिकल लेने के लिए बोल रहा है, जो कि ऑब्वियसली खुद से ही बोलता है कि आपको अपने मन से कोई भी न्यूमेरिकल लेना है, तो कम से कम अपने 4-5 राउंड तक आप दिखाएंगे ही। ठीक है, फिर आप दिखाएंगे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, फिर आप दिखाएंगे इंक्रीज इन इनकम। अलग से बना के दिखा लेते हैं, देख लेते हैं। ये तो आपके पास रहेंगे लगभग 5 कॉलम्स। उसमें पहले कॉलम में आप दिखाएंगे राउंड, दूसरे में आप दिखाएंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, फिर उसकी वजह से इनकम में चेंज कितना आया, चेंज इन इनकम। अभी इनकम बढ़ी है तो या तो आप उसमें से कंजम्पशन करेंगे या तो आप उसमें से सेविंग करेंगे, या ऐसे आप 5 कॉलम्स दिखाएंगे। अपने मन से आप कुछ भी MPC मान सकते हैं, क्योंकि MPC आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि MPC कितनी है? 0.5 है। मतलब जब भी किसी की इनकम बढ़ेगी तो वो उसका 0.5 खर्च कर देगा और 0.5 बाकी सेव करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला राउंड आता है, और पहले राउंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 1,000 करोड़ का, या 1,000 मान लेते हैं। ठीक है, अभी जब मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मेरी नजर से क्या है? खर्चा है कि मैंने 1,000 रुपए निकाला, 1,000 का 10,000 कर लेते हैं। मैंने 10,000 निकाले और 10,000 मैंने किसी और को दिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 10,000 आपको दिए, तो मेरी नजर से क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन आपकी नजर से क्या हुआ? इनकम हुआ। जब हम पूरी मैक्रो लेवल पे बात करते हैं, तो जब कोई एक इंसान इन्वेस्ट करता है तो वो किसी और के लिए क्या होती है? इनकम होती है। तो मैंने अगर 10,000 की मशीन आपसे खरीदी तो मेरे लिए खर्चा था, लेकिन 10,000 आपने रिसीव किए तो आपके लिए क्या थी? इनकम थी। तो जब भी कोई एक इंसान खर्चा करता है, इन्वेस्ट करता है, तो किसी और की इनकम बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से इनकम कितनी बढ़ेगी? 10,000 की। अभी क्योंकि इसका MPC कितना है? 0.5 है, तो वो इसमें से हाफ मतलब 5,000 कंज्यूम करेगा और बाकी का बचा हुआ 5,000 वो सेव कर लेगा। अभी जो इसने सेव करके अपने पास रखा हुआ है, अपने लॉकर में रखा हुआ है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी वो इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा।
लेकिन जो उसने 5,000 रुपए खर्च किए हैं, ये 5,000 किसी और के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। क्योंकि आपने भी, अगर मान लो मैंने आपको 10,000 दिए तो आपके लिए 10,000 इनकम थी। अब इसमें से आपने 5,000 रुपए खर्च किए, तो आपने ये 5,000 जिसको दिए, आपकी नजर से तो ये खर्चा है, पर किसी और की नजर में क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी ना। अगेन ये किसी और की इनकम है, तो इसमें से 0.5 मतलब 2,500 खर्च करेगा और 2,500 सेव करेगा। जो सेव किया वो हमारे इकोनॉमी से हट गया, लेकिन जो खर्च किया वो अगेन किसी और के जाके इनकम बनेगा। अभी अगर ये किसी और का इनकम बना तो अगेन वो इसमें से 0.5 मतलब हाफ खर्च करेगा और हाफ सेव करेगा। जो सेव किया वो इकोनॉमी से निकल गया, लेकिन जो खर्चा किया वो किसी और के लिए उसकी इनकम बन गई। एंड अगेन इसमें से वो हाफ खर्च करेगा और हाफ सेव करेगा। ऐसे कम से कम आपको ये बताना है 4 या 5 राउंड्स तक। ओके, फिर आप बताएंगे कि ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगा, ऐसा कब तक चलता रहेगा। जब तक हमें मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लायर मतलब इसके 3 फॉर्मूलाज थे, चेंज इन वाई, चेंज इन आई। अब चेंज इन वाई तो हमें खुद निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू तो गिवन है नहीं, एमपीएस गिवन भी नहीं है, क्या गिवन है, एमपीसी। तो के को हम जान सकते हैं बाय 1/1 माइनस एमपीसी। अभी 1/1 माइनस एमपीसी मतलब 1 माइनस 0.5 करेंगे तो आएगा 0.5, पॉइंट हटेगा 0, 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स। तो मल्टीप्लायर कितना होना चाहिए, 2, मतलब इनकम कितने से बढ़नी चाहिए, 2 गुना बढ़नी चाहिए। तो अगर हमने इन्वेस्टमेंट 20,000 किया है तो इनकम कितनी हो जानी चाहिए, इनकम अगर इन्वेस्टमेंट हमने 10,000 किया है तो इनकम हो जानी चाहिए 20,000 तक। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये इनकम जो है वो बढ़ के 20,000 तक नहीं हो जाती है। ये आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। नाउ लास्ट है, अच्छा ये हमने निकाल के दिखा दिया कि अगर आपकी एमपीसी 0.5 है तो 1/एमपीसी करेंगे तो अगेन आपका कितना आएगा, के इक्वल्स टू 2। अभी क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में हमने जो इन्वेस्टमेंट था वो 100 का किया था, तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगी जब तक इनकम आपकी बढ़ के 200 नहीं हो जाती। ओके, चलिए लास्ट है मल्टीप्लायर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन। तो अभी ये तो हमने देखा कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो आपकी इनकम बढ़ती है। एक सेकेंड, यहाँ पे हम कर्व बना के देखते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे इनकम और जीडीपी रहती है, जीडीपी, और इस तरफ हमारी रहती है एग्रीगेट डिमांड, या फिर इन्वेस्टमेंट छोड़िए एग्रीगेट डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये इनकम का कर्व है, ये हमारा एडी का कर्व है। अभी तक हमने क्या देखा कि जब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो एडी जो है वो अपवर्ड शिफ्ट करेगा, और पहले आपका इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट था, तब आपका इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इस एक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्शन। फॉरवर्ड एक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। क्या इसका कोई बैकवर्ड एक्शन भी होता है? यस। बैकवर्ड एक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया नहीं, उल्टा डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब आपने अभी तक जहाँ पे पैसा लगाए थे वो आपने निकाल लिए वापस, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, डिस इन्वेस्टमेंट किया, तो इसकी वजह से क्या इनकम कम होगी? यस, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे थे तो आपकी इनकम बढ़ रही थी। अब आप इन्वेस्टमेंट को कम करोगे तो पहले आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, तो इनकम इतनी थी। अभी क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कम किया तो एडी पहले के कंपैरिजन में नीचे आ गया, क्योंकि एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। अगर इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो एडी कम हो जाएगा। अभी एडी कम हुआ तो आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला रहेगा, और इस पॉइंट पर आपकी जो इनकम है वो यहाँ आ रही है, पहले के कंपैरिजन में कम होती हुई दिख रही है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन का मतलब क्या है? व्हेन इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, इट इज फॉरवर्ड एक्शन। जब इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ जाती है तो इसे हम फॉरवर्ड एक्शन कहते हैं। जबकि आपकी जो इनकम है वो कम हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को घटाने की वजह से अगर इनकम घट जाए तो इसे कहते हैं बैकवर्ड एक्शन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो हम एक साथ करेंगे आफ्टर 7th क्वेश्चन। हम 7th चैप्टर कर लिया है, ये 8th चैप्टर हो गया। इसके अलावा फिर 9th चैप्टर पहले हो जाएगा, उसके बाद हमारा आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जा चुके हैं, और अक्सर इन चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं। तो सारी थ्योरी कवर करने के बाद फिर हम प्रैक्टिकल वाले चैप्टर उठाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सजेशंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।